दोस्तों, क्या भारत एक नेशन है या सिर्फ एक यूनियन ऑफ स्टेट्स? इस वीडियो में आज हम इस इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ये सवाल तब ज़्यादा हाईलाइट हुई जब कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने अपने रिमार्क्स में कई बार भारत को एक यूनियन ऑफ स्टेट्स बताया। उनका कहना है कि भारत एक नेशन नहीं है, यानी देश नहीं है, ये एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है क्योंकि ये संविधान में लिखा गया है। India is not described as a nation, it is described as a union of states. यहाँ के हर स्टेट अलग है और सबका अलग कल्चर और अलग हिस्ट्री है। सब लोगों ने मिलकर इसे यूनियन बनाया है। अगर हम इसे एक नेशन कहते हैं तो राज्यों की अपनी आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी। राहुल गांधी जी के इस तरह की स्टेटमेंट्स ने काफ़ी डिस्कशंस और कंट्रोवर्सीज को जन्म दिया है और हमें ये सोचने पर मजबूर किया है कि भारत का असली स्ट्रक्चर क्या है। क्या भारत एक नेशन है जहां सब कुछ एक सिंगल एंटिटी के रूप में देखा जाता है, या फिर हम अलग अलग राज्यों का एक यूनियन है जो एक पर्टिकुलर सिस्टम के तहत काम करते हैं? आज हम इस टॉपिक को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे और ये जानेंगे कि भारत की स्ट्रक्चर में नेशन और यूनियन ऑफ स्टेट्स का क्या रोल है। इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, मतलब 1950 के पहले भारत को देखना होगा, क्योंकि 1950 में भारत संविधान को लागू करके फेडरल स्ट्रक्चर को अपनाया। 1950 के पहले भारत आज के जैसा नहीं था। ये अलग अलग प्रिंसिपल स्टेट्स और एम्पायर्स में बटा हुआ था, जैसे मुगल एम्पायर्स, मराठा एम्पायर्स और छोटी छोटी प्रिंसिपल स्टेट्स जो अपने अपने तरीके से चलती थी। सबका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर अलग था, लेकिन एक कल्चरल और स्पिरिचुअल यूनिटी हमेशा से थी। भारत में अलग अलग लैंग्वेजेस, ट्रेडिशंस और रिचुअल्स होने के बावजूद लोगों के बीच एक शेयर्ड आइडेंटिटी थी जो धर्म और संस्कृति के रूप में देखने को मिलती थी। ऋग्वेद और महाभारत में भारत को भारतवर्ष के रूप में पुकारा गया है। विष्णु पुराण में एक प्राचीन श्लोक है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। इसका अर्थ है कि समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण तक जो भूमि फैली हुई है उसे भारत कहते हैं और यहाँ के लोगों को यानी संतानों को भारतीय कहते हैं। दोस्तों, ये प्राचीन श्लोक ये दिखाता है कि भारत का कल्चरल और ज्योग्राफिकल यूनिटी था। 2500 साल पहले आदि शंकराचार्य ने भारत के अलग अलग क्षेत्रों को धार्मिक सूत्र में बांधने के लिए 4 धाम यात्रा का प्रबंध किए। उन्होंने भारत के 4 कोनों में 4 धाम स्थापित किए, बद्रीनाथ, रामेश्वरम, द्वारका और जगन्नाथपुरी। ये एकीकरण आध्यात्मिक रूप से भारत को जोड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयास था जो भारत की एक धार्मिक और कल्चरल आइडेंटिटी को मजबूत बनाता है। चाणक्य, जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखा और मौर्य साम्राज्य स्थापन करने के लिए एक प्रमुख भूमिका निभाई, उन्होंने भारत के राजनीतिक एकीकरण यानी पॉलिटिकल इंटीग्रेशन पर जोर दिया। उनके समय में भारत के अलग अलग राज्य एक मजबूत राष्ट्रीय गवर्नेंस के नीचे आने लगे थे। चाणक्य ये चाहते थे कि भारत को एक राजनीतिक एंटिटी के रूप में एक किया जाए जहां प्रदेश और राज्य एक अखंड राष्ट्रीय यूनिटी के रूप में काम करते। दोस्तों, भारत का अर्थ सिर्फ एक ज्योग्राफिकल एरिया नहीं था, बल्कि एक धार्मिक और सांस्कृतिक सभ्यता थी। ये एक ऐसी भूमि थी जहां विभिन्न धर्म, रीति रिवाज और संस्कृतियां एक धार्मिक और सांस्कृतिक थ्रेड के साथ जुड़ी थी। भारत की यह धरोहर हजारों सालों तक विकसित होती गई और ये देश एक अखंड राष्ट्रीय पहचान के साथ समृद्ध होता गया। जब इंडिपेंडेंस के बाद 1950 में हमने अपना संविधान बनाया, तब भी भारत को एक नेशन के रूप में डिफाइन किया गया। लेकिन यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात ये थी कि भारत को फेडरल स्ट्रक्चर दिया गया जिसमें अलग अलग राज्यों का भी अपना आइडेंटिटी रहे, लेकिन वो यूनियन ऑफ स्टेट्स के रूप में भारत का हिस्सा हो। इस पॉइंट को समझने के लिए हम आर्टिकल 1 को देख सकते हैं, जिसका जिक्र करके राहुल गांधी ये प्रचार करते हैं कि इंडिया एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है। आर्टिकल 1 में कहा गया है कि इंडिया दैट इज भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। 4 नवंबर 1948 को जब भारत के संविधान का ड्राफ्टिंग किया गया ड्राफ्टिंग कमेटी के द्वारा, तब इस पर काफी डिस्कशंस और डिबेट्स हुए, खास करके यूनियन ऑफ स्टेट्स के टर्मिनोलॉजी पर। इसमें अंबेडकर जी क्लैरिफिकेशन दिए थे कि क्यों इसे यूनियन ऑफ स्टेट्स रखा गया। चलिए इस पूरे क्लैरिफिकेशन को पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं। कुछ क्रिटिक्स का कहना था कि आप भारत को यूनियन ऑफ स्टेट्स क्यों कहा, इसकी जगह फेडरेशन ऑफ स्टेट्स कहना चाहिए था, क्योंकि हम फेडरल स्ट्रक्चर के हिसाब से संविधान बना रहे हैं, इसलिए फेडरेशन ऑफ स्टेट्स सही टर्मिनोलॉजी होता। इसको क्लैरिफाई करते हुए अंबेडकर जी साउथ अफ्रीका और कनाडा का एग्जाम्पल देते हैं। वो बताते हैं कि साउथ अफ्रीका एक यूनिटरी स्टेट है, यानी एक ऐसा देश जिसमें सारी पावर एक सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है, फिर भी उसे यूनियन कहा जाता है। लेकिन कनाडा जो एक फेडरेशन है उसे भी यूनियन कहा गया है। इसका मतलब ये है कि यूनियन शब्द का इस्तेमाल अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में होता है और ये लैंग्वेज के इस्तेमाल के हिसाब से कोई गलत बात नहीं है। अंबेडकर जी बताते हैं कि भारत को यूनियन कहना बिल्कुल ठीक है, चाहे इसका कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल हो। ये वर्ड का यूसेज किसी के अगेंस्ट नहीं है,
यानी लैंग्वेज के इस्तेमाल के हिसाब से इसमें कोई गलत बात नहीं है। यूनियन शब्द को जानबूझकर इस्तेमाल किया गया है। ये ड्राफ्टिंग कमेटी का थॉटफुल डिसीजन था, बिना किसी कंफ्यूजन के। ड्राफ्टिंग कमेटी ये बताना चाहती थी कि भारत एक फेडरेशन तो होगा, लेकिन ये स्टेट्स का एग्रीमेंट का रिजल्ट नहीं है। मतलब स्टेट्स अपनी मर्जी से फेडरेशन का हिस्सा नहीं बने हैं, इसलिए किसी स्टेट्स को फेडरेशन से अलग होने का हक नहीं है। राहुल गांधी जैसे बताते हैं कि द स्टेट्स ऑफ इंडिया, द पीपल ऑफ इंडिया हैव कम टुगेदर टू फॉर्म द यूनियन, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। The states of India, the people of India have come together to form the union. ये सिर्फ लोगों को मिसलीडिंग करने के लिए है। अंबेडकर जी ये बताते हैं कि भारत का फेडरेशन एक यूनियन है क्योंकि ये इंडिस्ट्रक्टेबल है, यानी इसे तोड़ा नहीं जा सकता। कोई स्टेट फेडरेशन से अलग नहीं हो सकता। भारत को सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन की आसानी के लिए स्टेट्स में डिवाइड किया गया है, लेकिन देश एक अखंड एंटिटी है और लोग एक हैं और एक ही रूल के तहत रहते हैं। दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट को एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। हम अपने शरीर को लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। हमारे शरीर में अलग अलग अंग होते हैं, यानी पार्ट्स होते हैं जो अपने अपने काम करते हैं। हाथ, पैर, दिल, दिमाग सभी अपना अपना काम करते हैं, लेकिन हम अपने शरीर को यूनियन ऑफ पार्ट्स नहीं कहते हैं, हम इसे एक शरीर कहते हैं, एक बॉडी कहते हैं, एक एंटिटी। बिल्कुल वैसे ही भारत का हर स्टेट का अलग कल्चर, अलग हिस्ट्री और अलग लाइफस्टाइल हो सकता है, लेकिन साथ में ये एक नेशन है, एक अखंड एंटिटी, एक अखंड नेशन। अगर कोई कहे कि आपकी शरीर नहीं है, ये यूनियन ऑफ ऑर्गन्स है या यूनियन ऑफ पार्ट्स है, तो क्या ये लॉजिकल लगता है? अमेरिका को एक सिविल वॉर लड़ना पड़ा था ये साबित करने के लिए कि स्टेट्स को अलग होने का हक नहीं है और उनका फेडरेशन इंडिस्ट्रक्टिबल है। ये उदाहरण ये दर्शाता है कि फेडरेशन को एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन की जरूरत होती है। ड्राफ्टिंग कमेटी ने सोचा कि शुरू से ही इस बात को क्लियर कर देना बेहतर होगा ताकि बाद में कोई स्पेकुलेशन या डिस्प्यूट ना हो। ये इसलिए था कि भारत का स्ट्रक्चर और इसकी यूनिटी को लेकर कोई कंफ्यूजन ना हो। दोस्तों, ड्राफ्टिंग कमेटी ने पहले से ही ये क्लैरिफाई कर दिया है कि भारत एक नेशन है जहां हजारों सालों से एक शेयर्ड कल्चरल हिस्ट्री रही है। हालांकि हमारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर काफी यूनिफाइड नहीं था, लेकिन हमारी सभ्यता, संस्कृति और स्पिरिचुअल यूनिटी हमेशा से स्ट्रांग रही है। चाहे वो रामायण और महाभारत की कहानियां हो या फिर डाइवर्स फेस्टिवल्स जैसे कि होली, दिवाली और दशहरा। भारत के लोग एक कॉमन कल्चरल फ्रेमवर्क के अंदर रहते हैं और जब भारत ने अपनी फ्रीडम स्ट्रगल लड़ी तो ये भी एक इम्पोर्टेंट मोमेंट था जहां हम सब ने एक सिंगल आइडेंटिटी के रूप में अपने आप को देखा। महात्मा गांधी का मैसेज हो या सुभाष चंद्र बोस का कॉल, पूरा देश एक साथ खड़ा हुआ था एक नेशन के रूप में। ये सब भारत को एक नेशन बनाता है जहां अलग अलग राज्य, भाषा और धर्म के बावजूद एक शेयर्ड आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है। राहुल गांधी के यूनियन ऑफ स्टेट्स वाले स्टेटमेंट के बाद पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में काफ़ी चर्चा हुई है, लेकिन हमें ये समझना जरूरी है कि ये कोई इशू नहीं है और ये क्लैरिफिकेशन ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स ने पहले से दे दी है। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल एजेंडा का हिस्सा है जो रीजनल आइडेंटिटीज को टारगेट करके वोट बैंक बनाने का प्रयास है। इसे जानबूझकर एक नया नैरेटिव बनाया जा रहा है जो लोगों के भावनाओं के साथ खेलता है। हमारे देश के जो पॉलिटिशियंस है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, वो सोचते हैं कि लोगों को ऐसे नैरेटिव बनाकर अट्रैक्ट किया जा सकता है। उनका सोच ये है कि यहाँ के लोगों को सच से दूर रख के भड़काया जा सकता है और ऐसा होता भी है क्योंकि हम सच जानने की कोशिश नहीं करते हैं। दोस्तों, वीडियो के एंड में मैं इतना ही कहूँगा कि भारत एक नेशन है जिसको अलग अलग राज्यों में डिवाइड किया गया है। यूनियन ऑफ स्टेट्स जो टर्मिनोलॉजी है, इसे हमारे फेडरल स्ट्रक्चर को बताने के लिए यूज किया गया है। ये सभी हमें एक यूनिक आइडेंटिटी देते हैं जो डाइवर्सिटी को एम्ब्रेस करते हुए यूनिटी को भी दर्शाते हैं। हमें किसी भी पॉलिटिकल एजेंडा के झांसे में नहीं आना चाहिए। चाहे हम अलग अलग स्टेट से हो, हमारे कल्चर, लैंग्वेज और लाइफस्टाइल अलग हो, लेकिन जब देश की बात आती है तो हमेशा ये याद रखना चाहिए कि भारत एक अखंड और समृद्ध देश है, हमारे शरीर की तरह। आखिर में यही हमारा पहचान है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और दूसरों के साथ ये वीडियो को शेयर भी कीजिए। ऐसे और भी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।